बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी BS 4 ईयर प्रोग्राम 8 सेमेस्टर में जो चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ का पेपर है, कोर्स कोड बॉट 413, इसका पास पेपर 2021। इससे पहले मैं आप लोगों को 2019 और 2020 का पेपर भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि 2020 के पेपर में और इसके पहले वाले पेपर में मैंने क्योंकि PDF का जो नोट्स हैं वहां से आप लोगों को डिस्कशन की थी, आंसर्स बताए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी सर वो बहुत छोटा है और नज़र नहीं आता उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो इसी वजह से आप हमें या तो PDF के नोट्स शेयर कर दें और या फिर हमें ये जो है वो थोड़ा सा ज़रा क्लियर करके समझा दें। तो मैं आज के लिए इंशाल्लाह पेपर के अंदर कुछ पास्ट पेपर्स के भी दोबारा से क्वेश्चंस हैं, उनको भी इंशाल्लाह आंसर दूंगा। और जिसने अगर इन केसेस का PDF हासिल करना है तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो आप लोगों को क्या करना है जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ और अपने सेमेस्टर के नाम के साथ आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, +923466139239। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं एक तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा और वहां पर इंशाल्लाह आपको ये PDF भी मिल सकता है। तो हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो ब्रीफ नोट्स आप लोगों को लिखने के लिए आए थे जी, अगेन 2020 की तरह 2021 के अंदर भी 5 नोट लिखने थे 4 मार्क्स के। तो ये 20 मार्क्स का पोर्शन था। उसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज क्रायोस्फीयर। तो ये देखें, ये 2020 में भी आया था और इसी तरह से 2019 में भी ये रिपीट हो चुका है ऑलमोस्ट तकरीबन। तो ये काफी दफा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज क्रायोस्फीयर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इट। मैं इसका आंसर अभी आप लोगों को डिटेल के साथ बताता भी हूँ। दूसरा क्वेश्चन था हाउ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वुड चेंज द बायोकेमिकल साइकिल्स। तो बायोकेमिकल का मतलब बेसिकली वही बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, यानी कि कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एटसेट्रा। तो उनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है, ये दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और नंबर 4 था व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पिछले पेपर्स में आ चुका है, इसका आंसर मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब मैं दोबारा से जरा थोड़ा इजी करके आप लोगों को मजीद समझा देता हूँ और क्लियरली आप लोगों को सारा कुछ दिखाई भी देगा और आप लोग उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप उसको नोट कर लें। और इसी तरह से जो लास्ट पर क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चंस में से, यानी कि ये जो शॉर्ट नोट्स थे, सो उसमें था हाउ डू डैम्स अफेक्ट द कार्बन साइकिल। तो डैम्स का इफेक्ट डेल्टा पर, डेल्टास पर और इसी तरह से एस्टुरीज पर और इस तरह से कार्बन साइकिल पर अब ये पूछा गया है। तो डैम्स का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट होता रहा है। तो मैं चलता हूं जरा जी इसकी अब डिटेल के अंदर। सबसे पहली बात, क्रायोस्फीयर के हवाले से जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करें, इसमें मैं दोबारा से जरा क्लियर कर दूं जी, उसकी डेफिनेशन बताएं, उसकी जो टर्म है वो कहां से आई ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो व्हाट इज क्रायोस्फीयर के अंदर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। द टर्म क्रायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रायोस व्हिच मींस कोल्ड, आइस एंड स्नो ऑन लैंड आर वन पार्ट ऑफ द क्रायोस्फीयर। तो स्फीयर का मतलब होता है जी स्पेस या प्लेस या जगह। तो इसका मतलब क्या है कि जी वो जगह जहां पर आप लोगों को, कोल्ड का मतलब यहाँ पर फ्रोजन वाटर है, तो जहां पर भी फ्रोजन वाटर आपको किसी भी फॉर्म में मिलता है तो हर उस जगह को हम क्रायोस्फीयर में शामिल कर लेते हैं। अब इसके जो कंपोनेंट्स पूछे गए थे, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स के नेम नहीं लिखेंगे, एक एक दो दो लाइंस में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। वो मैंने आपको PDF की फॉर्म में नोट्स के अंदर बताया भी था लास्ट टाइम, मैं उनको शेयर भी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नंबर 1, कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स एंड आइस शेल्व्स। तो ये डिपेंड करता है उसकी थिकनेस के ऊपर कि आइस जो फ्रोजन फॉर्म में आपको नजर आती है वहां पे किसी भी एरिया में, कि वो उसकी थिकनेस क्या है। और अगर इन केस कम है तो शीट्स और अगर ज्यादा है तो उसको हम शेल्व्स का नाम दे देते हैं। इस तरह से नंबर 2 पर है माउंटेन ग्लेशियर्स, जो कि बहुत सारे एरिया में, पाकिस्तान में भी इवन ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो कि मेल्ट होते हैं और उसी की वजह से फिर फ्लड भी आते हैं और दरियाओं के अंदर पानी भी ज्यादा हो जाता है। तो ये माउंटेन ग्लेशियर्स को आप थोड़ा बताएंगे। सी आइस का मतलब डेफिनेटली मैरीन वाटर, समुद्र के अंदर जो आइस है वो भी इसका पार्ट है। देन रिवर एंड लेक आइस, यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर जो आइस है वो भी इसका पार्ट है। और स्नो कवर, यानी कि जो आपके पोलर एरियाज है स्पेशली, वहां पर पूरे का पूरा एक कवर है जो कि सारा साल क्या हर वक्त मौजूद रहता है। तो इस वजह से आप उसको, स्नो कवर को भी इसमें शामिल करेंगे। और परमा फ्रॉस्ट का मतलब भी ऑलमोस्ट यही होता है कि परमानेंटली फ्रॉस्ट, यानी कि 2-3 साल हो गए हैं और वहां पर पानी जमा हुआ है और अभी तक मेल्ट नहीं हुआ और उसको फ्रोजन ग्राउंड हम नाम देते हैं दूसरे वर्ड्स में। तो ये परमा फ्रॉस्ट भी कंपोनेंट का पार्ट होगा। इसके अलावा अब क्रायोस्फीयर के पोर्शन के अंदर आप मजीद क्या लिख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट आप बता सकते हैं। क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ द क्रायोस्फीयर, कि आपकी क्लाइमेट के ऊपर क्रायोस्फीयर किस तरह से इम्पैक्ट काज करता है। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन आएगा
तो आप उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी आइस एंड स्नो क्या इफेक्ट करती है? एल्बिडो, ये एक बकायदा ये फिगर लिया जाता है या इसका कैलकुलेशन करके इसका हम निकालते हैं पूरे का पूरा जो है वो एरिया का जो वहां पर फ्रोजन वाटर था वो कितनी देर से है, और उसको हम लोग रिलेट करते हैं एल्बिडो के साथ। और इसी तरह से अमाउंट ऑफ ग्लेशियर आइस अफेक्ट द ग्लोबल सी लेवल, जो ग्लेशियर आइस है वो आपके सी लेवल को अफेक्ट कर रही है ग्लोबली। नंबर 3 पर है जी मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। अगर परमाफ्रॉस्ट 2-3 साल हो गए हैं, मैंने कहा जा सकता कि वहां पर फ्रोजन वाटर है, और अगर इन केस वो मेल्ट होना शुरू हो जाए तो इससे क्या होगा जी, रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज टू द एटमॉस्फेयर, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जा सकती है चीज। नेक्स्ट वन, सी आइस फॉर्मेशन अफेक्ट करता है ओशन की सैलिनिटी को, और उसके साथ साथ डीप ओशन सर्कुलेशन, यानी कि वहां पर जो वाटर की सर्कुलेशन है, वहां पर जो वाटर की मूवमेंट है, उसको भी ये अफेक्ट करती है चीज। और फिर लास्ट पर माउंटेन स्नो कवर एंड ग्लेशियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, पीछे भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इससे ही दरियाओं में पानी ज्यादा होता है, नहरों के अंदर भी पानी वहां से ज्यादा आता है। तो इसका मतलब ये सोर्स है जी फ्रेश वाटर का, जो माउंटेन का स्नो कवर है और ग्लेशियर्स हैं जब वो मेल्ट होते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इम्पैक्ट बताएंगे क्रायोस्फीयर का क्लाइमेट पर, तो ये फिर क्वेश्चन का आंसर तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा। हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हाउ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वुड चेंज द बायोकेमिकल साइकिल्स। नंबर 1, इसमें अब आप लोगों ने जी ग्लोबल वार्मिंग को रिलेट करना है इसके साथ, बायोकेमिकल साइकिल्स के साथ। तो पहली बात आप बता रहे हैं कि एज सॉइल वार्म द रेट ऑफ डीकंपोजिशन विल इंक्रीज, यानी कि जब मिट्टी ज्यादा जो है वो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसकी वजह से जो डीकंपोजर्स हैं उनकी एक्टिविटी तेज हो जाती है। कि लो टेम्परेचर पर, यानी कि जब अगर आप कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें तो वहां बैक्टीरिया और फंजाई इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितने ज्यादा वो थोड़ा सा ह्यूमिड और थोड़ी सी वार्म इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो दैट्स वाई सॉइल जब वार्म होगी तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन बढ़ जाएगा। नंबर 2, एडिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली जब ये डीकंपोजिशन का रेट बढ़ेगा तो कार्बन ज्यादा आएगी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर एडिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, उससे क्या होगा कि आपकी इन्वायरमेंट का अगेन टेम्परेचर मजीद बढ़ सकता है। तो ये भी एक बायोकेमिकल साइकिल के ऊपर इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। नंबर 3, इन एडिशन बोथ क्लाइमेट एंड बायोजियोकेमिस्ट्री इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स सच एज बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, लॉस होगा उसका, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। इसके साथ साथ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के अंदर यूट्रॉफिकेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी कि जो एल्गी होगी उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ होगी, प्लांट्स की डेथ होगी तो एनिमल्स की डेथ होगी। तो इसका मतलब आप लोगों की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर स्पेशली कम हो सकती है, और वैसे भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर डीकंपोजिशन का रेट ज्यादा होने से वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इस तरह से बाकियों के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अनइंटेंडेड फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम लीड्स टू द वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। उसके साथ साथ क्या होगा, कि वाटर ब्लूम, एल्जल ब्लूम, तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा ये बड़ा जो है वो सोर्स है इस चीज का, और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। फूड की सिक्योरिटी के हवाले से आप लोग इसमें रोल प्ले, यानी जो भी इसका इफेक्ट होता है वो इसको आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, और वाटर रिसोर्सेज भी अफेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें वाटर साइकिल को, इसी के साथ साथ कार्बन साइकिल को, और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन साइकिल, ये सब चीजों के ऊपर ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है जो आप लोग इसमें बताएंगे। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तकरीबन हर साल आया हुआ है, ये 2022 में भी आया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियोस आपको 2022 और 2023 का जो पेपर है उसको डिस्कस करूंगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों को जी नंबर 3 क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है, इसकी मैंने पहले भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी पिछली वीडियोस के अंदर 2019 और 2020 वाले पेपर में, लेकिन अब दोबारा सुन लें। इसमें अब आप लोगों ने एक ट्रीटी का जिक्र करना है, उसको इंस्ट्रूमेंट भी कहा गया था किसी पेपर के अंदर, मैंने उसके डिस्कशन में इंस्ट्रूमेंट का भी वर्ड बोला है, लेकिन अब आप दोबारा सुन लें, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको सीबीडी एब्रिविएशन इसकी बनाई जाएगी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। सो इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विथ 3 मेन गोल्स। ये मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनका ये बाकायदा ट्रीटी साइन हुआ, और इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ये, जिसके 3 मेन गोल्स क्या क्या है। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को जिस हद तक हम लोग प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बचाएं। नंबर 2, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके यूज को हम सस्टेनेबल का मतलब मेंटेन करेंगे, और उसके बाद फिर उसकी अमाउंट में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। नंबर 3, द फेयर एंड एडिकेट, ये जो है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द
यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इसमें फिर आप नई टेक्निक्स भी लेकर आएंगे और इसी तरह से जो शेयरिंग है ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज उसको बकायदा तौर पर आपस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये 3 मेन गोल्स हैं और उसके बाद फिर फर्दर आप इसमें ऐड क्या कर सकते हैं, सीबीडी कवर्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स, जैसे कि इकोसिस्टम के लेवल पर, स्पीशीज के लेवल पर, जेनेटिक रिसोर्सेज, इन सब के ऊपर इस ये कवर करती है। इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी जो है, ये जो कन्वेंशन है, ये सारी चीजों को कवर करेगा, इसमें यह करता है। इट ऑल्सो कवर्स द बायोटेक्नोलॉजी थ्रू द कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये भी एक तरह की ट्रीटी है। सो इन फैक्ट इट कवर्स ऑल पॉसिबल डोमेन्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट, ranging from the science, politics and education to agriculture, business, culture and much more। यानी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका कन्वेंशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रीटी के थ्रू हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाया भी और बहुत सारे फील्ड्स के अंदर इसका हमें फायदा भी हुआ और उसका इम्पैक्ट भी आपको नजर आता है। इसके अलावा एक और चीज इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जो गवर्निंग बॉडी थी सीबीडी की, वो इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, सीओपी हम उसको बोलते हैं। सो दिस अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट और पार्टीज दैट हैव ratified the treaty meets every 2 years to review the progress। तो हर 2 साल बाद ये बकायदा उनकी मीटिंग होती है जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस ट्रीटी के अंदर, और बकायदा तौर पर वो फिर दोबारा से क्या करते हैं, सेट प्रायोरिटीज, यानी कि वो दोबारा देखते हैं कि जी किस चीज को ज्यादा तवज्जो देने की इस टाइम जरूरत है, एंड कमिट टू द वर्क प्लान्स, और फिर प्लान बनाए जाते हैं। सो द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द मॉन्ट्रियल, कनाडा। इट्स मेन फंक्शन इज टू असिस्ट द गवर्नमेंट्स इन द implementation of the CBD and its programs of the work to organize meetings, draft documents and coordinate with other international organizations and collect and spread the information। तो इस तरह ये सारी चीजें भी बायो कन्वेंशन यानी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का हिस्सा हैं। आप इसमें उस एरिया का भी जिक्र कर रहे हैं, यानी कि कंट्री का भी जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये सारा कुछ जो था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी एब्रिविएशन बनाई गई है सीबीडी, यानी कि बेस्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा, तो वहां पर ये सारा कुछ जो था बकायदा तौर पर देखा गया। और इसमें 2 साल बाद जैसे मैंने कहा कि ये बकायदा मीटिंग्स होती हैं और वहां पर दोबारा से प्लान सेट किए जाते हैं और उसके साथ साथ प्रायोरिटीज देखी जाती हैं कि अब आप किसकी जरूरत है और किसको ज्यादा हमने जो है वो फोकस करना है। तो ये सारा कुछ ये आप लोग बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के अंदर बता सकते हैं। इसको शॉर्ट करके अगर आपने लिखना हो तो शॉर्ट करके लिख सकते हैं, और अगर इनकेस लॉन्ग आए तो देखें लॉन्ग में भी ये सारा कुछ मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है जी नंबर 4, व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। कार्बन साइकिल से जी इसका ताल्लुक है। पहली बात तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इज द कैप्चरिंग, रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, उसको रिमूव करने और उसके स्टोरेज के हवाले से जितनी भी चीजें हैं फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर वो इसमें शामिल है। इट्स ऑर्गेनाइज्ड एज अ की मेथड फॉर रिमूविंग द कार्बन फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, ताकि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो किसी हद तक कम हो सके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज अराउंड 45% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय द ह्यूमन रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें बहुत ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसने वैसे जैसे मेंशन किया हुआ है हमने कि 45% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय द ह्यूमन रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैन प्रिवेंट फर्दर एमिशंस फ्रॉम द कंट्रीब्यूटिंग टू द हीटिंग ऑफ द प्लैनेट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हीटिंग के हवाले से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्रिवेंट करने के हवाले से ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा इसमें एक और चीज ऐड की जा सकती है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैन हैपन इन 2 बेसिक फॉर्म्स, बायोलॉजिकली और जियोलॉजिकली, यानी कि लिविंग थिंग्स की हेल्प से भी इसमें काम हो सकता है और बाकी जियोलॉजिकली भी इसमें चीजें की जा सकती हैं। ऑल्सो व्हाइल इट्स बीइंग encouraged artificially through the various biological and geological methods, it also happens naturally in the environment on the biggest scale। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ डू डैम्स अफेक्ट द कार्बन साइकिल। डैम्स जो होते हैं डू नॉट जस्ट अफेक्ट द कार्बन साइकिल, ये सिर्फ और सिर्फ उसको अफेक्ट नहीं करते बल्कि दे इंटरफेयर विद द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। द रिसर्चर्स फाउंड दैट ऑनगोइंग डैम कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द वेटलैंड्स, क्योंकि अगर इन केस ये डैम्स बनेंगे तो उसकी वजह से ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है फास्फोरस की, नाइट्रोजन की या सिलिकॉन की इनटू द वेटलैंड्स, लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड कोस्ट डाउन स्ट्रीम्स, डेफिनेटली वो नहीं हो पाएगी और उसको वहां पे ही रोक दिया जाएगा, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा इस ट्रांसपोर्ट को। सो दिस अल्टर्स द एंटायर इकोसिस्टम एंड द वाइल्ड लाइफ एंड मैरीन लाइफ डिपेंडेंट ऑन इट।
तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज के डैम्स हैव आल्सो बीन फाउंड टू बी अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये इसका एक बैड इंपैक्ट है, एक इसका हार्मफुल इंपैक्ट है कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन का बायस बन सकते हैं डैम्स। So if we keep building dams around the world, especially in warm environments, so global climate change emissions likely would not slow down no matter how much coal and gas stays in the ground। तो इस तरह से आप लोग उसमें जैसे जब ये ज्यादा डैम बनाते जाएंगे तो उसमें स्पेशली आपकी इन्वायरमेंट जो होगी, वार्म इन्वायरमेंट, स्पेशली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज उसमें बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा हो रही है। तो कार्बन साइकिल को इस तरह से डैम्स अफेक्ट करते हैं। ये कुछ आप चीजें इसमें मेंशन कर सकते थे डैम्स के इफेक्ट के हवाले से। ये मैंने अब आप लोगों को जी सारे जो ब्रीफ नोट्स थे वो बता दिए। अब लास्ट पर मैं आपको दोबारा से इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस बता देता हूं जो 2021 में आए थे। पहला क्वेश्चन था, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन फूड प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो आप फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें आप क्लाइमेट चेंज को भी साथ मेंशन करेंगे और फूड प्रोडक्शन को भी, इसमें दोनों चीजों को आप लोग लेकर चलेंगे। और इसमें मैंने जैसे आपको क्लास में भी बताया था कि आप बहुत सारी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनका इसमें जिक्र कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है और हमारी जरूरत किस तरह से चेंज हो रही है और हमने फूड के अंदर नई जो है वो वेराइटीज लेकर आने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप लोग एक तरह से ऐसे की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 2 पर जो क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, वो था क्रिटिकली डिस्कस इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इन द कोस्टल जोन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एयर पोल्यूशन ने किस तरह से इफेक्ट काज किया। अगेन पोल्यूशन के ऊपर एक तरह से यूं कह लें कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे है जो आप लोग अपने वर्ड्स में बहुत कुछ इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स ऑन द प्लांट ग्रोथ। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, मिलते जुलते से क्वेश्चंस हैं, जस्ट वर्डिंग चेंज है। तो आप लोगों ने अगर इनके इस पोल्यूशन के बारे में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो इसमें आप ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का आसानी से पेपर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं। तो अल्लाह करे जी आप लोगों का अच्छा पेपर हो, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। ये थी डिस्कशन 2021। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 2022 और 2023 का पेपर डिस्कस करूंगा। तो इसलिए कीप इन टच, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।